यो पोपलूस, दिस इज योर आइस ब्रेन यार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 9 के क्षितिज बुक का आखिरी पार्ट, जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन। ये जो पार्ट है ना, ट्रस्ट में बहुत इजी है, बहुत छोटा है, बस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैप्टर होगा क्रिस्टल क्लियर, उसके साथ साथ एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा जिसके एग्जाम में आने के चांसेस हाई होंगे। बाकी यार चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस 3D एनिमेटेड वीडियो को। और सबसे पहले मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है, उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूं महादेवी वर्मा, तुम्हारे इस पार्ट की लेखिका। इस पूरे पार्ट में मैंने अपने बचपन के दिनों के बारे में बताया है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए। मैं हूं तुम्हारा जॉन बनेगा डॉन भैया। मजाक कर रहा हूं, जिन्हें नहीं पता है, पहली बार वीडियो देख रहा है तो मैं बता देता हूं, मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस पूरे पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना है। एलन ऑनलाइन का अर्ली बर्ड ऑफर बस खत्म ही होने वाला है। एलन ऑनलाइन ने क्लासेस 6 to 10 के लिए 3 तरह के अमेजिंग कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है। फाउंडेशन, एनसीईआरटी एडवांस, एनसीईआरटी आईसीएसई। फाउंडेशन कोर्स फ्यूचर जेईई नीट की स्ट्रॉन्ग तैयारी करवाता है। एनसीईआरटी कोर्सेज तुम्हारे स्कूल परफॉर्मेंस एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करता है। एनसीईआरटी एडवांस कोर्स ओलंपियाड जैसी टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्रिटिकल थिंकिंग एंड एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाता है। चाहे किसी को स्कूल मार्क्स इंप्रूव करना हो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए हो या एडवांस लेवल की तैयारी करनी हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अब मैं तुम लोगों को वेबसाइट का एक वॉक थ्रू दे देता हूँ। देखो, जैसे ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो इनके वेबसाइट पे चले जाओगे। यहाँ तुम लोग देख सकते हो कि क्लासेस 6 to 10 के लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर 9 के कोर्सेज ओपन करते हो तो तुम्हारे नीड के अकॉर्डिंग सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इनके फीचर्स भी नीचे लिखे हुए हैं। नो मोर पे क्लिक करके तुम लोग डेप्थ में जान सकते हो कि कौन सा कोर्सेज तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रहा है। अभी सारे कोर्सेज पे फ्लैट 15% ऑफर मिल रहा है। इन कोर्सेज को यंग माइंड को ध्यान में रखकर बनाया गया ताकि स्टूडेंट बिना स्ट्रेस के एंगेजिंग तरीके से पढ़ पाए। और टॉप ऑफ दैट एक्स्ट्रा 5% फ्लैट तुम लोगों को एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। बस तुम लोगों को आयुष 5 जो कूपन कोड स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे यूज कर लेना है। और हाँ, अर्ली बर्ड ऑफर जल्द ही खत्म होने वाला है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर तुम लोग तुरंत ही कोर्सेज पे एनरोल कर लेना। तो अब चलो हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बचपन की यादों से एक अलग ही आकर्षण होता है ना। कभी कभी लगता है कि सब सपना था, परिस्थितियां धीरे धीरे बदल जाती है। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद हुई थी। मेरे परिवार में 200 वर्ष तक कोई भी लड़की नहीं थी। सुना है कि कोई भी लड़की होती थी तो उन्हें मार दिया जाता था और भगवान के पास पहुंचा दिया जाता था। मेरे बाबा ने दुर्गा माँ की बहुत ज्यादा आराधना की। वो उनकी कुल देवी थी, यानी कि सभी उन्हें ही पूछते थे हमारे परिवार में। जिसके बाद मैं हुई और मेरी जो है खातिरदारी एक अलग लेवल में ही की गई। मुझे वो सारी चीजें नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़की को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा उर्दू और फारसी जानते थे, मेरे पिताजी अंग्रेजी जानते थे और परिवार में हिंदी का वातावरण नहीं था। मेरी माँ जबलपुर से आई तो वो अपने साथ हिंदी लेकर आई। वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया करती थी और सबसे पहले मेरी माँ मुझे पंचतंत्र पढ़ना सिखाती है। आगे लेखिका बोलती है कि उनके बाबा हमेशा सोचा करते थे कि वो लेखिका को विदुषी बनाएंगे, यानी कि बहुत बड़ा विद्वान बनाएंगे। बाबा हमेशा लेखिका के बारे में बड़ी बड़ी चीजें सोचा करते थे, इसलिए लेखिका पंचतंत्र और संस्कृत दोनों सीखती है। बाबा चाहते थे कि लेखिका जो है वो फारसी और उर्दू दोनों सीखे, लेकिन जो लेखिका है उन्हें उर्दू बहुत कठिन लगता था। जब मौलवी साहब आए लेखिका को उर्दू सिखाने तो लेखिका करती क्या है कि वो चारपाई के पीछे जाकर छुप जाती है और फिर मौलवी साहब चले जाते हैं। फिर अगले दिन से पंडित जी आने लगे उन्हें संस्कृत सिखाने के लिए। लेखिका की माँ को भी थोड़ी बहुत संस्कृत आती थी और उन्हें गीता में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। जब भी वो पूजा करती थी, यानी कि लेखिका की माँ जब भी पूजा पाठ किया करती थी तो लेखिका बगल में जाकर बैठ जाया करती थी। कुछ ही समय बाद लेखिका का जो स्कूल है उसे बदल दिया जाता है और लेखिका को मिशन स्कूल भेज दिया जाता है, जहाँ का वातावरण बहुत ज्यादा अलग था। वहाँ का प्रेयर भी अलग था, जिसकी वजह से जो हमारी लेखिका है उन्हें वहाँ पे मन नहीं लग रहा था उस
स्कूल में, इसलिए लेखिका हमेशा स्कूल जाने से पहले बहुत रोया करती थी और कुछ ही समय में जो लेखिका है वो स्कूल जाना बंद कर देती है। अब मेरा एडमिशन फिर से दूसरे स्कूल में करवा दिया जाता है। इस बार मेरा एडमिशन कर्ट्सवर्थ गर्ल्स कॉलेज में होता है। वहां पे मुझे 5th स्टैंडर्ड में लिया जाता है और वातावरण वहां का मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। वहां पे हिंदू और ईसाई लड़कियां साथ में पढ़ती थी। उनका किचन यानी कि मेस भी एक था और मेस में प्याज नहीं बनता था। हर हॉस्टल के रूम में 4 लड़कियां रहा करती थी और उसी रूम में मुझे अपनी एक साथी मिल जाती है जिसका नाम सुभद्रा कुमारी था। वो बहुत पहले से ही कविता लिखा करती थी और बचपन से ही मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ। जब मैं बच्ची थी तो मेरी माँ लिखा भी करती थी और गाना भी गाया करती थी। सुबह सुबह वो प्रभाती गाती थी और शाम में वो मीरा के पद गाया करती थी और फिर उसके बाद कुछ ही समय बाद मैं भी लिखना शुरू कर देती हूँ। लेखिका जब छात्रावास यानी कि हॉस्टल में जाती है तो देखती है कि सुभद्रा कुमारी खड़ी हिंदी में सारी चीजें लिखा करती थी, यानी कि शुद्ध हिंदी में सारी चीजें लिखा करती थी। जो हमारी लेखिका है वो भी उन्हें फॉलो करती है और वो भी खड़ी बोली में सारी चीजें लिखना शुरू कर देती है। सुभद्रा कुमारी बड़ी थी और छात्रावास में उनका काफी ज्यादा प्रतिष्ठा भी था। जो हमारी लेखिका है वो छिप छिपाकर हमेशा कविता लिखा करती थी। एक दिन सुभद्रा कुमारी लेखिका को पूछ ही डालती है कि क्या तुम भी कविता लिखती हो? तो इसका उत्तर में जो लेखिका है वो झूठ बोलते हुए बोलती है, नहीं, मैं नहीं लिखती हूँ। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क को चेक कर लिया और उन्होंने मेरी सारी कविताएं पढ़ ली और मैं पकड़ी गई। जैसे एक अपराधी को पकड़ा जाता है वैसे ही उन्होंने एक हाथ में पेपर को पकड़ा, दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और पूरे छात्रावास में मुझे लेकर घूमती है और सबको बता देती है कि मैं कविता लिखती हूँ। उसके बाद से हमारी अच्छी दोस्ती हो जाती है। कॉलेज में एक पेड़ था जिसकी डाली झुकी हुई थी। जब सारी लड़कियां खेलते रहती थी तो हम लोग उसके ऊपर जाके बैठ जाते थे और कविताएं लिखा करते थे और एक दूसरे से डिस्कस किया करते थे। एक पत्रिका निकला करती थी जिसका नाम था स्त्री दर्शन, उसी में ही हम लोग अपनी कविताएं भेज दिया करते थे और हमारी कविताएं छप भी जाती थी। अब कुछ ही समय बाद हमारे कॉलेज में कवि सम्मेलन भी शुरू हो जाता है जिसमें हम लोग जाया करते थे। लेखिका सन 1917 में वहां जाती है और उसके बाद ही गांधी जी का सत्याग्रह शुरू हो जाता है देश को आजादी दिलाने के लिए। जो आनंद भवन है जहां पे लेखिका भी रहती थी वो केंद्र था स्वतंत्रता के आंदोलन का, यानी कि सारे आंदोलन को आनंद भवन से ही शुरू किया जाता था। जब भी कवि सम्मेलन हुआ करता था तो टीचर्स जो है वो सुभद्रा और लेखिका को सम्मेलन में ले जाया करते थे पार्टिसिपेट करने के लिए और जो लेखिका है वो हमेशा फर्स्ट प्राइज जीत जाया करती थी। ऐसे करते करते उन्हें 100 से भी ज्यादा पुरस्कार मिल गए थे। एक दिन जब सम्मेलन में जाती है लेखिका तो वो फर्स्ट प्राइज में चांदी की बहुत ही सुंदर कटोरी जीतती है। वो वापस जाके सुभद्रा को दिखाती है क्योंकि कभी कभी सुभद्रा कवि सम्मेलन में नहीं जाया करती थी अपने कोई इशू के कारण। सुभद्रा चांदी की कटोरी को देखकर मजाक करते हुए बोलती है कि अब तो तुम्हें एक दिन खीर बनाकर मुझे इसी चांदी की कटोरी में खिलाना होगा। उसी समय आनंद भवन में बापू भी आए हुए थे। छात्रावास की सारी लड़कियां अपने जेब खर्च से बचाए हुए पैसे बापू को जाके दे रही थी क्योंकि बापू के पास कमाने का समय नहीं था, क्योंकि वो हर समय आंदोलन किया करते थे। अगर वो कमाने चल जाते तो आंदोलन कौन करता, इसलिए जितना हो सके उतना छात्रावास की लड़कियां अपने पैसों को बचाकर बापू को दे दिया करती थी। अब मैं भी जाती हूँ बापू के पास अपनी चांदी की कटोरी दिखाने के लिए। जो बापू है वो अपने हाथों में चांदी की कटोरी पकड़ लेते हैं और मुझसे कहते हैं कि क्या ये चांदी की कटोरी तुम मुझे दे रही हो। उस समय मैं मना नहीं कर पाती हूँ और चांदी की कटोरी उन्हें दे देती हूँ। तो गाइज यहाँ तो लेखिका के साथ हो गया मोई मोई। तो गाइज यहाँ तो लेखिका के साथ हो गया मोई 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 मोई। अब क्या कर सकते, लेखिका बोलना चाहिए था वहां नहीं बोली, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बोलूंगा, मैं नहीं शर्माऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट एरिया में बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है अभी तक का। ठीक है, तो चलो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे पार्ट को। पार्ट में हमें आगे बताया गया है कि लेखिका को कटोरी का जाने का दुख नहीं था, उन्हें दुख इस बात का था कि बापू को वो कविता नहीं सुना पाई और बापू ने उनसे कविता नहीं सुनी। लेखिका जब वापस लौटती है तो सुभद्रा
सुभद्रा मजाक करते हुए बोलती है कि और जो चांदी की कटोरी देखने यही ना होना था, मुझे नहीं पता, तुम्हें खीर तो मुझे खिलानी ही होगी। अब कुछ ही समय बाद जो सुभद्रा है वो छात्रावास यानी कि हॉस्टल छोड़ के चली जाती है। उसकी जगह कोल्हापुर से आई हुई एक मराठी लड़की ले लेती है जिसका नाम जेबुनिशा था। जेबुन जो थी वो लेखिका की अलग अलग कामों में हेल्प कर दिया करती थी, जिससे लेखिका को कविताएं लिखने में सुविधा होती थी और एक्स्ट्रा समय मिल जाता था। जेबुन मराठी मिश्रित हिंदी बोला करती थी, यानी कि हिंदी और मराठी को मिक्स करके सारी चीजें बोला करती थी और मैं भी धीरे धीरे उससे मराठी सीख रही थी। हॉस्टल की लड़कियां उस्तानी जी और जिन्नत बेगम उसकी चुटकी लिया करती थी, यानी कि मजाक बनाया करती थी। वो जेबुन को हमेशा बोला करती थी, देखो देखो देसी कौवा मराठी बोली। इस पे जेबुन बोला करती थी कि मैं मराठी हूँ तो मराठी ही ना बोलूंगी। उस समय समाज में सांप्रदायिकता नहीं था, यानी कि सारे धर्म के लोग एक साथ एकजुट मिलकर रहा करते थे। छात्रावास में जितने भी लड़कियां थी वो अलग अलग क्षेत्रों से आती थी और सबके साथ समान व्यवहार किया जाता था। पढ़ाई हिंदी और उर्दू में हुआ करता था और छात्रावास में जितनी भी लड़कियां थी वो अपनी मातृभाषा बोला करती थी, यानी कि अपना लैंग्वेज यूज किया करती थी। हॉस्टल में यानी कि छात्रावास में एक ही मेस था जहां पे सब साथ मिलकर खाते थे, एक ही किचन था और प्रार्थना के समय में स्कूल में सबको एक साथ खड़े होकर प्रार्थना किया करते थे और उस समय किसी भी तरह का कभी भी विवाद नहीं हुआ करता था। अब लेखिका आके बताती है कि बचपन के संस्कार बड़े होने तक साथ चलती है। जहां पे लेखिका का परिवार रहा करता था वहीं पे जवारे के नवाब भी रहते थे। जो नवाब थे उनकी नवाबी छिन गई थी, यानी कि उनका शासन, उनकी अमीरी, उनका रुतबा छिन गया था। जो नवाब थे वो वहां पे हवेली में बंगले में रहा करते थे और वहीं पे उसी कंपाउंड में, उसी बाउंड्री में लेखिका का परिवार भी रहा करता था। बेगम साहिबा कहती थी कि तुम हमें ताई कह के पुकारो और उनके बच्चे मेरी माँ को चची जा कह के पुकारा करते थे। उनका जन्मदिन हमारे यहाँ मनाया जाता था, हमारा जन्मदिन उनके यहाँ मनाया जाता था। राखी के त्योहार में नवाब साहब के जो बेटे थे उन्हें हम लोग राखी बांधते थे और वो तब तक भूखे रहते थे जब तक वो राखी नहीं बनवा लेते थे। मुहर्रम पर हम सभी के लिए हरे कपड़े बनाए जाते थे और हम पहनते भी थे। जब मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ तब ताई साहिबा उनसे मिलने आती है, उनके लिए कपड़े लाती है मेरे छोटे भाई के लिए और उसका नाम मनमोहन रख देती है। वही मनमोहन आगे जाके बहुत बड़ा प्रोफेसर बनता है और 2 यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मेरा छोटा भाई बड़ा हो जाता है तब भी उसका नाम नहीं बदला जाता है और उसका नाम मनमोहन ही रहने दिया जाता है। हमारा जो परिवार था दोनों वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा निकट था। आज के समय में सारी चीजों को देखकर लगता है कि सभी चीजें जो मैंने बचपन में एक्सपीरियंस किया था सारी चीजें तो एक सपना था, वो सपना कहीं खो चुका है। अब शायद वो सपना सत्य हो जाता तो आज भारत की कहानी कुछ और थी। यहाँ पे बेसिकली मैं यही बोल रही हूँ कि उस समय जो है वो सारे धर्म के लोग एक साथ मिलजुल के अच्छे से रहा करते थे और आज के समय में सारे धर्म के लोग बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से भारत का विभाजन भी हो चुका है और जो लोग हैं वो हमेशा लड़ते रहते हैं। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत ही जल्दी कंप्लीट होता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना पोपलू गैंग कि तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ऐसे चाहिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में मैं सारे फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। और हाँ, प्रीमियम नोट्स को याद से चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।